filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. असली बात यह है कि पाकिस्तान अब छुपाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ये पाकिस्तान की फितरत है। पाकिस्तान की फितरत ऐसे है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट मैच हारता है या पिच में कोई भारत ने केमिकल डाल दिया जिससे भारत जीत गया, तो ऐसी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, षड्यंत्र की बातें, ये पाकिस्तान में ये आम पाकिस्तानी का भोजन है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, एक और नई खबर आई है, आपको याद होगा पहले इजराइल ने बोला था कि जो फिलिस्तीनी 90,000 तकरीबन इस युद्ध की वजह से निकाले गए हैं तो उनकी भरपाई करेगा भारत, और भारत का 1 लाख का ट्रेंड मैन पावर, जिसमें शामिल इंजीनियर्स, शामिल मैन्युफैक्चरिंग वाले, शामिल ब्लू कॉलर वाले, शामिल ऑल काइंड्स ऑफ वर्कर्स, ये भारत के जाएंगे और इजराइल में काम करेंगे। अब एक नया बयान आया है ताइवान की ओर से, और ताइवान क्या बोल रहा है? ताइवान ये कह रहा है कि साहब, हम चाहते हैं कि 1 लाख भारतीय वर्कर आके ताइवान में काम करें। और क्यों काम करें ताइवान में? ताइवान में इसलिए काम करें क्योंकि ताइवान में अब वर्कर्स की कमी है, और इसमें भी मिक्स एंड मैच है दोस्तों। कुछ ब्लू कॉलर के वर्कर हैं जो कि एक नॉर्मल काम करेंगे, एक सर्टेन लेवल का, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, अलग अलग मिला मुलू के ताइवान जाएंगे तकरीबन 1 लाख भारतीय। तो 1 लाख पहुंचे इजराइल और 1 लाख पहुंचे ताइवान। अब आप सोच लीजिए भारतीयों को कितना एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आज तक जॉब्स के लिए ज्यादातर जब भारतीय जाते थे, जॉब्स की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, वरना इमिग्रेशन या सेटल डाउन होने के लिए तो फिर आप पूरा यूरोप है, फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस, यूके, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन मैं सिर्फ जॉब्स की बात कर रहा हूं तो ज्यादातर गल्फ की बात होती थी। सऊदी अरब है, दुबई है, यहां पे लोग काम करते थे, वापस आते थे। अब दो और डेस्टिनेशंस खुल गई हैं भारत के लिए, अपनी इजराइल और दूसरा हो गया ताइवान। अच्छा, इससे और फायदा होगा, भारत में आएगा रेमिटेंस, भारत में आएगा अरबों डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज दोस्तों। लेकिन चीन थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा हैरान है, और थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, पुराना गाना है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। अब चीन को यह लग रहा है कि 1 लाख भारतीय उसके सर पे आके बैठ जाएंगे। ये कौन है? शक की नजर से चीन का पुराना मामला है, शक की नजर से देखता है। अब चीन को लग रहा है कौन भारतीय हैं। अगर सिर्फ वहां पे लेबर जाना है या सिर्फ डॉक्टर जाने हैं, इंजीनियर जाना है, वो तो अलग बात है। लेकिन चीन को ऐसा लगता है कि इसके साथ, इस मिलीजुली सरकार के साथ, बहुत लोग अंदर ताइवान के दाखिल हो जाएंगे। ताइवान बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, चीन के साथ सटा हुआ है। तो ये खबर है। दूसरी चीज है दोस्तों कि पाकिस्तान ने जो अफगानों को निकालने की बात करी थी, इसी प्रोग्राम में हमने पहले भी डिस्कस करा था, वो जो मुहिम है उसने तेजी पकड़ ली है, और कई हजारों की तादाद में अफगान रोज बॉर्डर क्रॉस करके वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। उसने बोला है कि आपके पास कागज हो ना हो, अवैध हो अवैध हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस जाइए। अच्छा, इसमें भी 2-3 बातें हैं जो सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों करा। पाकिस्तान ने बोला कि 12, 13, 14 करीब जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें अफगान मुलव्विस पाए गए हैं, यानी कि अफगान उसमें शामिल हैं, उसमें कुछ अफगान सिटीजन्स हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर सिर्फ दर्जन भर आतंकी हमलों की बात है और उसके लिए आप 17 लाख बंदों को निकाल रहे हैं, 17 लाख लोगों को, तो फिर आप सोचिए कितनी बड़ी मुहिम होगी, कितनी बड़ी मुहिम होगी, और कितना कोई क्रूर होगा जो इतनी दर्दनाक चीज कर लेगा। क्योंकि उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। वो क्यों आए पाकिस्तान? इतनी बड़ी मुहिम जो जारी कर रखी है पाकिस्तान ने, वो लोग भाई आए क्यों पाकिस्तान? वो इसलिए आए क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी जिंदगियों में जहर घोल दिया था। अफगानिस्तान में आग लगा दी, वो लोग डर के मारे बेचारे भागे भागे पाकिस्तान में सेटल हो गए। अब उनको, कुछ लोग तो 40-40 साल से रह रहे हैं, अब उनको निकाला जा रहा है, खदेड़ के बाहर भेजा जा रहा है। दोस्तों, मुझे याद आता है कि जब भारत में एनआरसी लागू करने की बात करी थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करने की बात करी थी, तो उसमें यह बोला था साहब कि अगर आप भारत के नहीं हैं, अगर आप भारत के हैं तो आपके पास कोई ना कोई कागज होगा, या कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास। अगर कागज भी नहीं है तो आपके पास ये तो होगा कि गांव के आपके 3-4 लोग आपके बारे में ये कह सके कि हाँ, ये जो है बंदा, ये हमारे गांव का है। कोई सरपंच होगा, कुछ तो होगा आपका। अच्छा, जब भारत ने करा तो साहब इमरान खान उस समय प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और उनका यह बयान है, उन्होंने बोला कि मुसलमानों का जेनोसाइड है।
उन्होंने बोला कि मास किलिंग है मुस्लिम्स की, उन्होंने ये बोला कि साहब इतना बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस बन जाएगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान ने भारत के लिए बोला था वो अब पाकिस्तान में हो गया है। और पाकिस्तान में ऐसे हो गया है कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो रेफ्यूजीज की काउंसिल है उसने बोला कि साहब हमें आपके ट्राइबल एरियाज में जाना है। पाकिस्तान ने उनको भी परमिशन नहीं दी, बोला कि नहीं, आपकी जान को खतरा है, सिक्योरिटी के कारण आप आपको जाने नहीं दे सकते। असली बात कुछ और है दोस्तों। असली बात यह है कि पाकिस्तान अब छुपाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान ये पाकिस्तान की फितरत है। पाकिस्तान की फितरत ऐसे है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट मैच हारता है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया अगर क्रिकेट मैच हारेगा तो ऑस्ट्रेलिया ये बोलेगा कि यार हमारी ना बॉलिंग कमजोर थी इसलिए हम हार गए। साउथ अफ्रीका हारेगा तो बोलेगा साहब हमारी बैटिंग कमजोर थी। ठीक है जी। कोई और देश है, इंग्लैंड, वो कहेगा नहीं हमें फील्डिंग पे और जोर देना चाहिए, फिजिकल फिटनेस पे हमें और जोर देना चाहिए। सब लोग अपने अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि क्या कमी है, अपने गिरेबान में झांक के। सिर्फ पाकिस्तान वो देश है जो कहता है कि बॉल के अंदर माइक्रोचिप है जिसकी वजह से बॉल स्विंग और सीम कर रही है। ये सिर्फ आपको ये डायलॉग बाजी सिर्फ पाकिस्तान से सुनाई देगी। या पिच में कोई भारत ने केमिकल डाल दिया जिससे भारत जीत गया, तो ऐसी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, षड्यंत्र की बातें, ये पाकिस्तान में, ये आम पाकिस्तानी का भोजन है। अब मैं क्रिकेट की बात क्यों कर रहा हूं? जैसे कि क्रिकेट में हार के लिए उन्होंने बोला कि साहब भारत ने बॉल के अंदर माइक्रोचिप डाल दी, उसी प्रकार से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसमें पाकिस्तानी खुद को कभी दोष नहीं देंगे। पाकिस्तानी बोलेंगे अफगानिस्तान वाले करवा रहे हैं, जबकि जो उनको कूट रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान में रोज के रोज लाशें गिरा रहे हैं, उस ग्रुप का नाम ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। आप समझिए, वो खुद पाकिस्तानी है, वो फख्र से कहते हैं हम पाकिस्तानी है भाई। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज के रोज पाकिस्तान में लाशें गिरा रहा है, और ये निकाल किसको रहे हैं? ये निकाल रहे हैं दोस्तों अफगानों को। दोस्तों इजराइल का एक बहुत बड़ा बयान आया है और इजराइल ने यह बोला है कि जो एसोसिएटेड प्रेस, आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस, उसके पत्रकार और न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार, उनको पता था कि 7 अक्टूबर को हमास अटैक करने वाला है। अब जब इजराइल ने बात करी तो लोग फड़फड़ा गए कि यार ये बात क्या कह दी इजराइल ने। तो ये बात पता लगा कि एक इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसके ऊपर, एक जांच हुई है और एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म ने जांच करी और ये बताया है कि साहब जिस तरीके से इन लोगों को एक्सेस था, बड़ा आसान एक एक्सेस था, जहां पे वायलेंस हो रहा था, जहां पे हमास वाले मार रहे थे आम इजरायलियों को, वहां तक ये इमीडिएटली कैसे पहुंचे। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों होता कैसे, ये भारत में भी हो चुका है पहले। भारत के बड़े बड़े नामी ग्रामी अखबार, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप सब उन अखबारों के बारे में जानते हैं, इंग्लिश डेलीज खासतौर से, इनके ब्यूरो होते थे एक जमाने में श्रीनगर में, आज भी हैं। पर उस जमाने में 370-35 से था, हटा नहीं था। और उस जमाने में आतंकवादियों की तूती बोलती थी कश्मीर में, यानी कि किसी को भी धमका दिया, किसी को भी मार दिया, कुछ भी कर दिया। टूरिस्ट जाने से भी डरता था। मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूं, और उसके पहले भी। जो इनके करस्पॉन्डेंट होते थे श्रीनगर से, इसमें से कई, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें से कई ऐसे थे जो कि हुर्रियत का आशीर्वाद लेकर काम करते थे। कई वैसे भी थे जिनके कॉन्टैक्ट्स दाएं बाएं लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि आतंकवादियों के साथ मिले थे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन डर तो रहता है कि रात को घर में कौन आ जाए। और इसलिए ऐसी ऐसी चीजें लिखते थे वो अखबारों में कि आप हिंदुस्तानी हैं तो आपका खून खोलेगा, आप कहेंगे यार मेरे अखबार में ऐसा कैसे हो सकता है, इंडिया के अखबार में कोई ऐसा कैसे लिख सकता है। यही चीज अब गाजा में हो रही है। भारत में ये होना बंद हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन गाजा में वही चीज हो रही है। अब देखिए, एसोसिएटेड प्रेस है या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स है, अमेरिका से कोई गोरा तो आएगा नहीं गाजा में रिपोर्ट करने के लिए। हो सकता है जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई तो फिर कोई आ जाए स्पेशल, पर वो रहेगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। लेकिन रोजमर्रा की रिपोर्टिंग कौन करता है? वहां तो लोकल ही करेगा, ब्यूरो चीफ तो वहां पे लोकल होगा। और वो लोकल कैसा? जिसने बचपन से हमास को देखा है, जिसके हो सकता है दोस्त हमास में हो, जिसके हो सकता है स्कूलमेट्स हमास में हो, जिसके सीनियर्स जूनियर हमास में हो, जिसके मोहल्ले में हमास का हेडक्वार्टर हो। तो क्या वो रिपोर्टिंग न्यूट्रल कर पाएगा? आज की तारीख में हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है 10,000 लोग मारे गए, लोग छाप देते हैं 10,000। आप सोचिए किसने गिने वो 10,000 बॉडीज, किसने गिनी? नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। लेकिन हमास कह देता है 10,000।
कभी 8,000, कभी 9,000। वो कहता है इसमें 40% बच्चे हैं। 40% कैसे आपने कैलकुलेट करा? हमास को बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे हमास के अलावा कोई है ही नहीं। तो जो झूठ बोलता है, न्यूज़पेपर्स और मीडिया उस झूठ को उठा लेते हैं। 10,000 लोग मारे गए। अब आप देख लीजिएगा, मैं आज की तारीख में आपको बता रहा हूं, आज दोस्तों छोटी दिवाली है, आप देख लीजिएगा 10-15 दिन के बाद वो बोलेगा 15,000 मारे गए। कोई रोकने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई अगर 15,000 मरे हैं तो 15,000 बॉडीज होंगी कहीं पे। 15,000 नहीं तो 10,000 बॉडीज होंगी, 10 नहीं तो 5 होंगी, कुछ तो होगा। कोई कुछ बताता नहीं है, बस एक फिगर जारी कर दिया। इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा दोस्तों चल रहा है। और एक और चीज हुई है, BAE सिस्टम्स एक बहुत बड़ी कंपनी है यूके की। फिलिस्तीनी सपोर्टर उसके ऑफिस में घुस गए प्लेकार्ड लेके और उनसे यह पूछते हैं कि आप इजराइल को वेपन्स क्यों सप्लाई करते हैं। सोचिए दोस्तों, इतनी हिम्मत हो गई कि यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर BAE सिस्टम्स जो बड़ी डिफेंस की कंपनी है उसके अंदर घुस गए और बोला कि आप इजराइल को वेपन सिस्टम्स क्यों फराहम करते हैं, क्यों उनको बेचते हैं वेपन सिस्टम्स। मैं यूके से पूछना चाहता हूं कि आपकी पॉलिसी है क्या? आपकी पॉलिसी तो इजराइल को सपोर्ट करना है। अगर किसी को ना पसंद आए तो बोल के वो जाहिर कर सकता है कि साहब मुझे अपने सरकार की पॉलिसी नहीं पसंद है। लेकिन जब आप फिलिस्तीनियों को भर देंगे अपने देश में, जब आपके मन में वो ममता जागेगी सबके लिए कि भाई तुम कोई भी हो, आओ हमारे मुल्क में, यहाँ पे घर भी बनाओ, अपना सिटीजनशिप, बीवी बच्चे तुम्हारे सब यहाँ पे रहेंगे, फिर वो अपने जिस मुल्क में वो पैदा हुआ है वहाँ का एजेंडा लेकर आता है आपके मुल्क में। तो अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र बना रहे, तो भगवान के लिए ऐसे देशों से अपने देश में लोग लीजिए जो कि लोकतंत्र खुद है। अगर भारत से कोई जाता है और यूके का सिटीजन बनता है, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग लोकतंत्र में हुई है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत लोकतंत्र में हुई है, तो वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही उसका आचरण होगा जैसे कोई लोकतंत्र में रहता है। लेकिन आप किसी को सीरिया या यमन से लेंगे, आप किसी को लेबनान से लेंगे, आप किसी को गाजा से लेंगे, फिर आप अपने मुल्क के अंदर जिहादी ले रहे हैं। ये छोटी सी बात पूरे यूरोप को और अमेरिका को समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको और आपके परिवारजनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर मिलूंगा मंडे को